12 से 15 नवंबर 2020 के मध्य 37वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता आसियान के वर्तमान अध्यक्ष देश वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने की। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ की गई थी। वर्तमान में इसके 10 सदस्य राष्ट्र हैं। ये हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम। इसी दौरान 12 नवंबर 2020 को 17वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया, और 14 नवंबर को 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्तमान में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 18 राष्ट्र शामिल हैं। इनमें 10 आसियान सदस्यों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, अमेरिका और रूस शामिल हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। आर्द्र भूमियों पर अभिसमय या कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को रामसर अभिसमय कहा जाता है। इस अभिसमय का नामकरण ईरान के शहर रामसर के नाम पर किया गया था, जहां वर्ष 1971 में यह अभिसमय हस्ताक्षरित हुआ था। रामसर अभिसमय वर्ष 1975 में प्रभावी हुआ था। वर्तमान में इस अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या 171 है। भारत में 42 रामसर स्थल हैं। 42वें रामसर स्थल के रूप में लद्दाख के शोकर अर्धभूमि क्षेत्र को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 8 रामसर स्थल स्थित हैं। इसमें सबसे नवीनतम रामसर स्थल आगरा का सुर सरोवर या कीठम झील है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, समान पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य और सरसई नवर झील को रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है। 15 सितंबर 2020 को संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना हेतु अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। मिस्र पहला अरब देश था जिसने 1979 में इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 1994 में जॉर्डन ने भी इजराइल के साथ शांति समझौता किया था। अक्टूबर 2020 में सूडान ने भी इजराइल के साथ शांति समझौता किया। वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 21 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की अध्यक्षता तुर्की के वोल्कान बोजकिर ने की। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 30 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। इस शिखर सम्मेलन की थीम थी अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया था। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है। यूएन चार्टर के लागू होने के उपलक्ष्य में वर्ष 1948 से प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं: संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और न्यास परिषद। 7 अक्टूबर 2020 को द्वितीय विश्व कॉटन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने भारतीय प्रीमियम कपास का ब्रांड और लोगो जारी किया। विश्व व्यापार में भारतीय प्रीमियम कपास अब कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश चीन है। भारत का पन्ना जैवमंडल अभयारण्य यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभयारण्य नेटवर्क में शामिल किया गया है। यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभयारण्य नेटवर्क में शामिल होने वाला यह भारत का 12वां स्थल है। पन्ना जैवमंडल अभयारण्य मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर जिलों में विस्तृत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाली में विश्व के सबसे लंबे सुरंगीय राजमार्ग अटल टनल को राष्ट्र को समर्पित किया। इस टनल का पूर्व नाम रोहतांग टनल था। 9.02 किलोमीटर लंबी यह टनल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक 2020 में डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को इस सूचकांक में 101वां स्थान प्राप्त हुआ। 2019 में भारत 98वें स्थान पर था। लखनऊ नगर निगम द्वारा जारी किए गए 200 करोड़ रुपए मूल्य वाले नगर निगम बॉन्ड्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 2 दिसंबर 2020 को सूचीबद्ध किया गया। इसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बेल समारोह में हिस्सा लिया। इस बॉन्ड के जारी होने से लखनऊ नगर निगम को प्रतिवर्ष 26 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी, जो नगर निगम के ब्याज भार को 2% तक कम करेगी। बंगलुरु महानगर पालिका भारत का पहला स्थानीय शहरी निकाय था जिसने वर्ष 1997 में म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए थे।
2 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की। मिशन कर्मयोगी का कार्यान्वयन आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। 25 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25 को लागू करने का निर्णय किया गया। 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उड़ान योजना के अंतर्गत देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एवं साबरमती रिवर फ्रंट के मध्य की गई। साबरमती रिवर फ्रंट एवं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मध्य सी प्लेन सेवा स्पाइसजेट एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाएगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने केवड़िया एवं साबरमती रिवर फ्रंट स्थित जल एरोड्रोम का भी उद्घाटन किया। भारत में वायु परिवहन के एक नए युग का आरंभ करने के उद्देश्य से उड़ान योजना के अंतर्गत 10 जल आधारित एरोड्रोम का विकास किया गया है। भारत सरकार ने लोहरी जल विद्युत परियोजना के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में सतलज नदी पर किया जाएगा। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत पर्यटन सांख्यिकी एक नज़र में 2020 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 के दौरान भारत में 10.93 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ है, जो 3.5% की वार्षिक वृद्धि दर को प्रदर्शित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा 1.23% है। पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान 23वां है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्तियों के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान 12वां है। वर्ष 2019 में भारत में सबसे ज़्यादा पर्यटक बांग्लादेश से आए। इस क्रम में दूसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका से आए पर्यटकों का रहा। विदेशी पर्यटक आगमन के मामले में क्रमशः शीर्ष 3 राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश रहे, जबकि घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से बलरामपुर जनपद के देवीपाटन शक्तिपीठ से मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया। इस पहल का संचालन शारदीय नवरात्रि या 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होकर वासंतिक नवरात्रि अप्रैल 2021 तक किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार तथा उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को प्रारंभ किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए संयुक्त पूंजी कोष या वेंचर कैपिटल फंड शेड्यूल्ड कास्ट के तहत इस मिशन का शुभारंभ किया गया। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रे के नीचे 14.15 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल या सुरंग के निर्माण का शुभारंभ किया गया। यह सुरंग श्रीनगर को द्रास एवं करगिल से होते हुए लेह से जोड़ेगी, जिससे श्रीनगर घाटी और लेह के मध्य सभी मौसमों में निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होगा। सितंबर 2020 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में अपराध 2019 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2019 के दौरान हुए अपराधों को संदर्भित करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार अपराधों के पंजीकरण में वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में 1.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय दंड संहिता या आईपीसी के अंतर्गत सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में पंजीकृत किए गए। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 2018 की तुलना में 2019 में 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई। महिलाओं के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले क्रमशः असम, राजस्थान एवं हरियाणा में पंजीकृत किए गए। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों में 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले पंजीकृत किए गए, जो संपूर्ण देश के 25.8% रहे। अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध मध्य प्रदेश में दर्ज हुए। वृद्धों के विरुद्ध हुए अपराधों में 13.7% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि साइबर अपराधों में 63.5% की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नीति आयोग के विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय द्वारा डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक या डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया। डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। 24 अक्टूबर 2020 को होंडुरास संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि या यूएन ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का समर्थन करने वाला 50वां देश बना। इसी के साथ इस संधि को लागू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम 50 पक्षकारों का समर्थन प्राप्त हो गया। नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित करने वाली यह पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 22 जनवरी 2021 से लागू की जाएगी। इस संधि पर अब तक 86 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं तथा 51 देश अनुसमर्थन कर चुके हैं। अनुसमर्थन करने वाला 51वां देश बेनिन है। संधि के 86 हस्ताक्षरकर्ताओं में भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस आदि देश शामिल नहीं हैं। नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में अंगीकृत किया गया था। यूरोपीय देश एंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य राष्ट्र बन गया है।
इससे पहले 2016 में नॉर्वे आईएमएफ का 189वां सदस्य बना था। एंडोरा फ्रांस व स्पेन के बीच स्थित स्थलरुद्ध देश है। वर्तमान में आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा उमंग ऐप के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया। उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण चुनिंदा देशों में भारतीय छात्रों, अप्रवासी भारतीयों और भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों के लिए विशेष रूप से मददगार होगा। उमंग ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यह ऐप केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा प्रदत्त एवं अन्य नागरिक केंद्रित सेवाओं को प्राप्त करने हेतु सभी भारतीय नागरिकों को एकल मंच प्रदान करता है। वर्तमान में उमंग ऐप पर कुल 2084 सेवाएं उपलब्ध हैं। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2020 में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में सम्मिलित कुल 63 देशों में भारत को 62वां स्थान प्राप्त हुआ। अंतिम अर्थात 63वें स्थान पर मंगोलिया रहा। IMD द्वारा ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इस इंडेक्स का पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया था। इस इंडेक्स में विश्व के 109 शहरों की सूची में सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा। इसे AAA स्मार्ट सिटी रैंकिंग दी गई है। इस सूची में 4 भारतीय शहर हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु भी शामिल हैं, जिन्हें क्रमशः 85, 86, 93 और 95 रैंक मिली। हैदराबाद और नई दिल्ली को CC स्मार्ट सिटी रेटिंग मिली, जबकि मुंबई और बेंगलुरु को C रेटिंग मिली। कजाकिस्तान C का अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया का नया अध्यक्ष बना। सीका एशिया में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु एक बहुराष्ट्रीय मंच है। इसका सचिवालय कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में है। वर्तमान में सीका के सदस्य देशों की संख्या 27 है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 को रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन ट्रेस द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर, जबकि उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पर रहा। इस सूचकांक में शामिल 194 देशों में भारत को 77वां स्थान प्राप्त हुआ। मॉरिशस ने हिंद महासागर में देश के दक्षिण पूर्वी तट पर फंसे जापान के MV वाकाशियो पोत से तेल रिसाव शुरू होने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी। यह योजना नए कर्मचारियों को रोजगार देने एवं कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी गंवाने वाले निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को पुनः नियोजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करती है। यह योजना 2020 से 2023 तक की अवधि के लिए है। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ की गई। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी विपणन मौसम 2021-22 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। MSP में यह वृद्धि स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप है। MSP में उच्चतम बढ़ोतरी की घोषणा मसूर के लिए की गई। मसूर के MSP में 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। इस वृद्धि के बाद मसूर की कीमत 5100 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी। गेहूं और जौ के MSP में वृद्धि क्रमशः 50 रुपये और 75 रुपये की गई। MSP में वृद्धि के बाद इनकी कीमत क्रमशः 1975 रुपये और 1600 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी। किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर मुनाफा गेहूं के लिए उच्चतम 106% अपेक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक एवं प्रदर्शनी 2020 या थर्ड ग्लोबल री इन्वेस्ट 2020 रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो का शुभारंभ किया गया। इसका आयोजन 26 से 28 नवंबर 2020 के मध्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी सतत ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवोन्मेष। नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत वे ऊर्जा शामिल हैं जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर एवं अक्षय हैं। ये प्रदूषण कारक नहीं हैं तथा इनके स्रोत का नवीनीकरण होता रहता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। वर्तमान में भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में विश्व में चौथे स्थान पर है। वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 136 गीगावाट है, जो उसकी कुल ऊर्जा क्षमता का 36% है। यह 2022 तक बढ़कर 220 गीगावाट हो जाएगी। भारत ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 175 गीगावाट तथा 2030 तक 450 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है। 22 नवंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक 10 लाख ट्विटर फॉलोअर्स वाला विश्व का पहला मौद्रिक प्राधिकरण बन गया है। DRDO द्वारा ओडिशा के व्हीलर द्वीप या डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया। DRDO द्वारा डिजाइन एवं विकसित यह पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है। रुद्रम हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए निर्मित की गई है। DRDO ने लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम स्वदेशी ड्रोन या मानव रहित विमान अनमैन्ड एरियल व्हीकल रुस्तम 2 का सफल उड़ान परीक्षण किया। नवंबर 2020 में मलाबार नौसैन्य अभ्यास के 24वें संस्करण का आयोजन 2 चरणों में संपन्न हुआ। इसके पहले चरण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में, जबकि दूसरे चरण का आयोजन अरब सागर में किया गया। इस अभ्यास में क्वाड समूह के सदस्यों ने भाग लिया।
क्वाड समूह में भारत, यूएसए, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से स्थापित चतुष्कोणीय गठबंधन को क्वाड नाम दिया गया है। क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का संक्षिप्त रूप है। मलाबार नौसैन्य अभ्यास को वर्ष 1992 में मूलतः भारत और यूएसए के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था। NG-14 सिग्नस अंतरिक्ष यान का नाम नासा की भारतीय मूल की भूतपूर्व अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। अरब सागर में INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत के DRDO और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह एक द्विचरणीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे किसी भी मौसम में दिन या रात के समय थल, वायु और जल तीनों ही प्लेटफॉर्मों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इस तरह से थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही सेनाओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है। DRDO ने पिनाक रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण या इनहेंस्ड वर्जन का सफल परीक्षण किया। पिनाक रॉकेट का यह उन्नत संस्करण वर्तमान पिनाक 1 रॉकेटों का स्थान लेगा। पिनाक एक मुक्त उड़ान वाली बहु रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। इस प्रणाली का विकास DRDO द्वारा भारतीय थल सेना के लिए किया गया है। इस प्रणाली के तहत रॉकेटों को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से दागा जाता है। लॉन्चर सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। पिनाक मार्क 1 प्रणाली की मारक क्षमता 38 से 48 किलोमीटर है, जबकि पिनाक मार्क 2 रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता 60 किलोमीटर है। नवंबर 2020 में भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के मध्य त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सेटमैक्स 20 या सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन अंडमान सागर में किया गया। यह इस नौसैन्य अभ्यास का द्वितीय संस्करण था। इसके पहले संस्करण का आयोजन सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। त्वरित गश्ती पोत ICGS कनकलता बरुआ को औपचारिक तौर पर भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। इस पोत का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कनकलता बरुआ के नाम पर किया गया है, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय तिरंगा लहराते हुए शहीद हो गई थीं। भारतीय मूल के अनिल सोनी ने WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 1 जनवरी 2021 से पदभार ग्रहण किया। उत्पल कुमार सिंह ने लोकसभा के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लिया। वर्षा जोशी ने गुजरात के आणंद में स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए। यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए। MM कुट्टी केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। राजकिरण राय इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा देहरादून के डोईवाला में सूर्याधर झील का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा गुजरात के वडोदरा में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आश्रय स्थल गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन किया गया। जयपुर में देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया गया। कर्नाटक सरकार द्वारा हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन किया गया। महादेवप्पा मेलारा ने दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ भाग लिया था। कोलकाता में विश्व की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरू की गई है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूरू में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में देश के सबसे लंबे एकल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज या डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण टिहरी झील के ऊपर किया गया है। केरल के कोट्टूर में देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम के जोगीघोपा में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। विश्व बैंक की सहायता से गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून या रेत का टीला पार्क स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष या सोलर ट्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। इस सौर वृक्ष की क्षमता 11.5 किलोवाट पीक से अधिक है। युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को दिया गया है। अंकटाड द्वारा संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया। तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर राजकमल झा को दिए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए दिया जाएगा। श्रीलाल शुक्ल स्मृति को साहित्य सम्मान 2020 प्रसिद्ध लेखक रणेंद्र को दिया गया। वार्की फाउंडेशन द्वारा वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 रंजीत सिंह दिसाले को दिया गया। यह पुरस्कार पाने वाले वह पहले भारतीय हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया।
बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले उपन्यास शग्गी बैन के लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 बांग्लादेश के सदत रहमान को दिया गया। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 भारतीय संगठन ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को दिया गया। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दक्षिण कोरियाई फिल्म पैरासाइट को दिया गया। दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार श्रेणी का प्रथम पुरस्कार तमिलनाडु को दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार हेतु 2 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को भूख से निपटने और संघर्ष प्रभावित इलाकों में शांति की स्थिति में सुधार की कोशिशों के लिए दिया गया। अमेरिकी कवयित्री लुइस गिलक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी पोएटिक वॉइस के लिए दिया गया। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2 महिला वैज्ञानिकों इमैनुएल चारपेंटियर और जेनिफर ए डाउडना को जीनोम एडिटिंग के लिए एक पद्धति के विकास हेतु दिया गया है। इन दोनों महिला वैज्ञानिकों ने जीन प्रौद्योगिकी के सबसे तेज उपकरण क्रिस्पर या Cas9 नामक जेनेटिक सीजर्स को विकसित किया है। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। रोजर पेनरोज को ब्लैक होल निर्माण के आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ाव की खोज के लिए तथा रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को गैलेक्सी के केंद्र में स्थित अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ की खोज के लिए। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया। 41वां सरला पुरस्कार 2020 ओडिया कवि नित्यानंद नायक को दिया गया। पंजाब सरकार द्वारा अभिनेता सोनू सूद को एसडीजी विशेष मानवीय कार्रवाई पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य साथी योजना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करने के लिए इस योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना को दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस परियोजना के स्वामित्व एवं क्रियान्वयन के लिए यूपीडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर होगी। इससे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज जनपद आच्छादित होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में हींग व केसर की खेती के लिए कृषि से संपन्नता योजना की शुरुआत की गई है। गुजरात में किसानों को 16 घंटे बिजली आपूर्ति देने हेतु किसान सर्वोदय योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राही किसानों को वर्ष में 2 समान किस्तों में 4,000 रुपये की राशि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदान की जाएगी। एसएक्स 2020 अभ्यास भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच किया गया। सिम्बेक्स 2020 अभ्यास भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य अंडमान सागर में आयोजित किया गया। सिलिनेक्स 2020 अभ्यास भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच श्रीलंका के त्रिकोमाली तट पर आयोजित किया गया। बंगो सागर 2020 अभ्यास भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। जिमेक्स 2020 अभ्यास भारत और जापान की नौसेनाओं के मध्य अरब सागर में आयोजित किया गया। इंद्र नेवी 2020 भारत और रूस के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित नौसैनिक अभ्यास है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से एक कार्यबल का गठन किया गया है। इस कार्यबल का अध्यक्ष अमित खरे को बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास के समग्र अध्ययन हेतु एक समिति गठित की गई है। इस समिति के अध्यक्ष KN दीक्षित हैं। 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 8 से 14 दिसंबर 2020 के बीच देहरादून में आयोजित किया गया। SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद का 19वां शिखर सम्मेलन 30 नवंबर 2020 को भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने की। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल प्रारूप में किया गया। इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ। इसका मुख्य विषय था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 भारत की मेजबानी में आयोजित होगा। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 30 सितंबर 2020 को न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 15 अक्टूबर 2020 को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया। इसकी थीम थी हैंड हाइजीन फॉर ऑल। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अपनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस
9 दिसंबर को मनाया जाता है। 2020 की इसकी थीम थी रिकवर विद इंटीग्रिटी। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर 2020 को मनाया गया। इसकी थीम थी रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर 2020 को मनाया गया। इसकी थीम थी माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर 2020 को मनाया गया। इसकी थीम थी री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। द सिटी एंड द सी पुस्तक राजकमल झा द्वारा लिखी गई। पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लिखी गई। आई एम नो मसीहा सोनू सूद पर आधारित मीना के अय्यर द्वारा लिखी गई। ए प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा द्वारा लिखी गई। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत द्वारा लिखी गई। अमेजिंग अयोध्या नीना रॉय द्वारा लिखी गई। उसने गांधी को क्यों मारा अशोक कुमार पांडे द्वारा लिखी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुने गए। जूम के सीईओ एरिक युआन को टाइम का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2020 में प्रथम 3 स्थानों पर क्रमशः एंजेला मर्केल, क्रिस्टीन लेगार्ड और कमला हैरिस रहीं। इस सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें निर्मला सीतारमण को 41वें स्थान पर रखा गया है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी हीरोज ऑफ 2020 में भारतीय अमेरिकी राहुल दुबे को चुना गया है। टाइम किड ऑफ द ईयर 2020 भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा गीतांजलि राव को चुना गया है। लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पूर्व 2016 में सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में सोन नदी पर कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नई दिल्ली में संसद मार्ग पर किया जाएगा। नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का होगा, जिसकी निर्माण लागत राशि लगभग 971 करोड़ रुपए होगी। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नजदीकी कोविड-19 परीक्षण केंद्र का पता लगाने हेतु मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च किया गया है। अर्जेंटीना की सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव हेतु चिकित्सा आपूर्ति और राहत उपायों के लिए देश के सबसे धनी लोगों पर मिलियनेयर्स टैक्स लगाया है। इंडियन ऑयल द्वारा देश में विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल या ऑक्टेन 100 के उपयोग का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने XP 100 के रूप में ब्रांडेड इस प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल का 10 शहरों में शुभारंभ किया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में गौवंश के संरक्षण और संवर्धन हेतु गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय किया गया है। जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय रखा गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आतिथ्य उद्योग या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए साथी ऐप लॉन्च किया गया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा अस्पताल में इलाज करा रहे कोविड-19 मरीजों की मदद के लिए विशेष रूप से निर्मित रोबोट भारती का शुभारंभ किया गया। 13वें IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सितंबर से नवंबर 2020 के मध्य संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। IPL 2020 का प्रायोजक या टाइटल स्पॉन्सर था ड्रीम 11, जबकि इसका आधिकारिक भागीदार या ऑफिशियल पार्टनर था अनअकैडमी। फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर 5वीं बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा थे। मुंबई इंडियंस के ट्रेंट बोल्ट को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने के लिए किंग्स 11 पंजाब के KL राहुल को ऑरेंज कैप मिला, जबकि सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप दिल्ली कैपिटल्स के कागिसो रबाडा को दिया गया। आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दे दी गई है। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में भारतीय फिल्म गली बॉय ने सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत का पुरस्कार जीता है। गोवा प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। केरल सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में देश का पहला पूर्णतः डिजिटल राज्य बन गया है। रेल मंत्रालय ने महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मेरी सहेली पहल का शुभारंभ किया। सितंबर 2020 में भारत और मालदीव के बीच सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा क्षेत्र के लिए वर्ष 2020 के IG नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में योशिहिदे सुगा ने पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष अभिनेता परेश रावल को नियुक्त किया गया।